बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां लगभग चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं और अपने जिला के अधिकारियों को टास्क भी दे दिया है। कल के चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है कि जितने भी सेक्टर पर अधिकारी हैं सबका प्रशिक्षण करा के और जिलावार कमेटी बना के बूथ लेवल पे काम करके और उस रिपोर्ट को सपुर्द करें, यानी उस रिपोर्ट को तुरंत निर्गत करें। इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रही हैं। नेता लोगों का चुनावी दौरा में अपने अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग भी शुरू हो गया है। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो दो बड़ी पार्टियां हैं आरजेडी और जेडीयू, इसमें बड़े नेताओं में देखा जा रहा है कि कुछ नेता आरजेडी में तो कुछ नेता जेडीयू से आरजेडी में, और आरजेडी के नेता जेडीयू में आने जाने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ विधानसभा पर चुनावी चर्चा करने के लिए जितेंद्र स्वामी जी हैं, जो 2015 के विधानसभा चुनाव में दरौंदा विधानसभा सीट से इन्होंने बीजेपी के सीट से भाग आजमाने का काम किया था, लेकिन वर्तमान जो अभी सांसद हैं सिवान की कविता सिंह, उनके द्वारा इन्होंने उस समय शिकस्त खाई थी। कोई कारण रहा था, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कारण रहा था उस समय और आज के बदले हुए माहौल में ये अपने आप को कहाँ विधानसभा में अपने आप को देखते हैं और कहाँ से तैयारी की बातें करते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद करते हैं। आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से भी जो दर्शक इसको देखेंगे, सुनेंगे या आपका मैसेज उन तक पहुंच पाएगा, उनको भी हृदय की गहराइयों से ढेर सारा बधाई, साधुवाद, नमस्कार। 2015 के चुनाव में सर आप बीजेपी के कैंडिडेट थे और बीजेपी ने आप पर बहुत बड़ा दाव भी खेला था। उसमें आपको यहाँ से कैंडिडेट बना के आपने तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से की थी, लेकिन क्या कुछ कारण रह गया कि आप चुनाव को जीत नहीं पाए और बिहार विधानसभा में आप पहुँच नहीं पाए थे? आप तो जानते ही हैं कि मैं लोकसभा का प्रत्याशी था महाराजगंज में 2004 में। 2,38,000 वोट ले आकर के असफल रहा। बड़ा कम मार्जिन था, लेकिन लगा हुआ था। विपरीत परिस्थितियों में भी उस क्षेत्र को मैं सजो करके रखा। जो जीते थे उन्हें महसूस नहीं हो पा रहा था कि हम चुनाव जीते हैं। और 2009 में फिर मेरे पिता आदरणीय उमाशंकर बाबू वहाँ से राजद सांसद के रूप में चुने गए, जब बिहार में मात्र 4 सांसद हुए थे, लालू यादव जी, जगदानंद सिंह जी, रघुवंश सिंह जी और उमाशंकर सिंह जी। हमें सफलता मिली चूँकि हम ज़मीन तैयार किए थे। मैं सोच भी नहीं रहा था कि मुझे विधानसभा लड़ना होगा। लोकसभा में उमाशंकर बाबू रहते ही इस दुनिया से विदा ले लिए और उस समय मुझे चुनाव लड़ना चाहिए था। तो चुनाव हुआ था उसमें। मेरे यहाँ नीतीश जी घर पे आए। हमने उनको बुलावा नहीं दिया था, उनको न्योता नहीं दिया था, निमंत्रण नहीं दिया था। चूँकि वे विधानसभा और विधान परिषद में जो पुष्प अर्पित करना था उन्होंने कर लिया था। हवाई अड्डे पर लालू यादव और उनके दल के सभी वरीय नेता मौजूद थे। वो एम्स भी गए थे और एम्स में भी मिले थे। उमाशंकर बाबू के गुजरने के बाद नीतीश जी का बार बार टेलीफोन गया। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और जिसमें देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी पिताजी के 100 के पास बैठे थे, उस समय भी उनका टेलीफोन गया तो उन्होंने कहा कि बात कर लो, मुख्यमंत्री का टेलीफोन है, बात करना चाहिए। मैंने बात किया और मैंने राजनाथ जी से कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो उमाशंकर बाबू की अंत्येष्टि होगी उसमें
जो उनको प्रिविलेज मिलता है वो तो मिलेगा ही। सरकारी व्यवस्था में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए और उनके शव को अंतिम उसका संस्कार किया जाएगा। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और उमाशंकर बाबू उनके विधायक दल के नेता रहे हैं, काफ़ी दिन तक उनके साथ चले हैं, अगर वो महसूस करते हैं तो उस दिन राज्य शोक घोषित करना चाहिए। राजनाथ जी ने कहा नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चूँकि उसकी एक प्रक्रिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद ही मुख्यमंत्री तक आता है, मुख्यमंत्री दस्तखत करेंगे, ये भी माना जाता है। हम उनको धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे। राजनाथ जी के कहने के बाद उन्होंने राज्य शोक की घोषणा स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की, और वहाँ से पटना से जब चले यहाँ, चूँकि 26 जनवरी को अंत्येष्टि होना था, 24 जनवरी को उनकी घटना घटी थी, और राष्ट्रीय ध्वज के बाद मुख्यमंत्री और डीएम से बात करने के बाद पिताजी की अंत्येष्टि यहाँ, जहाँ समाधि स्थल, एकता समाधि स्थल बन रहा है, एकता स्थल डेवलप किया जा रहा है, वहीं उनकी अंत्येष्टि हुई। देश के कोने कोने से सांसद, विधायक, मंत्री, सोशल वर्कर और उनके चाहने वाले पहुँचे हुए थे। जो लोग देखे हैं जानते हैं कि लाखों की गद्दर, लाखों की भीड़ उनके दर्शनार्थ वहाँ पहुँची थी। उसी बीच नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर आए, लोग उपस्थित थे। चूँकि सूचना मिली कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं मेरे दरवाजे पर, तो हम तो चूँकि अपनी श्रद्धांजलि सभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सभी लोग जो हमारे चाहने वाले हैं, उमाशंकर बाबू के चाहने वाले हैं, सभी लोग दरवाजे पर उपस्थित थे। नम आँखों से भी उनका स्वागत किया। माँ से जा कर के मिले, माँ से पूछा नीतीश जी ने कि आप मुझे भाभी पहचानती हैं? उन्होंने कहा कि बाबू, सैकड़ों बार आपको भोजन और नाश्ता में कराई हूँ, क्यों नहीं पहचानूंगी? हाँ, तो अपने बेटा को मुझे दे दीजिए। तो कहें कि तो आपके छोटे भाई हैं, आप ले जाइए। बड़ा हिसाब से ठगा उन्होंने। और इसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं लालू यादव को हो गई कि नीतीश कुमार गए और उन्होंने उमाशंकर बाबू के परिवार को वहाँ से लड़ाने की घोषणा कर दी। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हुआ और नीतीश जी ने अंतिम आवर में धोखा दिया और ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गठबंधन का, जिसको ज़मीन से कोई मतलब नहीं था, न कोई महाराज के पार्लियामेंट से मतलब था। वह राज्य के एक बड़े वकील थे, वरिष्ठ वकील थे, और उसी लेवल से एमएलसी हुए और उनको मंत्री इन्होंने बनाया। लेकिन उनके मन में यह बात जगा करके जानबूझ करके उस सीट को डिस्टर्ब करने के लिए उनको लड़ाया गया। फिर एक बार नीतीश कुमार ने मुझे घेरा, डीएम को भेज करके, एसपी को भेज करके, आरसीपी सिंह को भेज करके, बहुत सारे लोगों को भेज करके। याद होगा एक बार नीतीश जी का अंगूठा मुचका हुआ था और उस पुछार में भी मुझे जाना था। जो बैकवर्ड्स वर्कर थे उनका था कि नीतीश कुमार के साथ रहा जाए, जो हम समीक्षा करा रहे थे, जबकि वोटर बीजेपी के साथ ट्रांसफ़र हो गए थे। नीतीश कुमार जी ने घेर करके मुझे बुला करके ऐसे ढंग से स्वागत किया कि लगा कि मैं उनका कोई ख़ास मेहमान हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया, मैं उस कौम का नाम नहीं रखूँगा। जैसे उन्होंने कहा किसी कौम का नाम रखा कि उनके चक्कर में हम फंस गए, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, इस बार आपको लड़ना है। मैं उनके जाल में फंस गया। उनके भावुकता को देखते हुए, उनके संवेदना को देखते हुए हम नहीं जान सके कि आदमी मिला करके मारना चाहता है, हम समझ नहीं सके। यही हुआ, समय बीता। चूँकि उस व्यक्ति के दिमाग में था कि राष्ट्रीय स्तर के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने उनसे कहा था कि जितेंद्र स्वामी को वहाँ लड़ना चाहिए। महाराजगंज सिकरीवाल जी का
फाइनल हो गया, मैं उससे वंचित रहा। मैं सोचा भी नहीं था कि आगे भी विधानसभा लड़ना होगा। मैं चूँकि अब पार्टी के साथ गया था तो काम कर रहा था लोकसभा में, पूरे चुनाव राजनीति के चुनाव में लखनऊ था और लखनऊ के बाद लौटा तो सिवान और छपरा में काम कर रहा था, महाराज के लोगों को भी अपना ही कर रहा था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को और प्रदेश स्तर के नेताओं को यह चिंता थी कि महाराजगंज सीट तो हम दे दिए हैं सिग्रीवाल को, लेकिन वे जीत नहीं पाएंगे। लगभग महाराजगंज लोकसभा में जो मेरा 1 से 1.25 लाख वोट व्यक्तिगत रूप से मेरा निजी वोट है, उमाशंकर बाबू का निजी वोट है, वह वोट उन लोगों को लगता था कि हम अगर नहीं ट्रांसफ़र हुआ तो जीत नहीं पाएंगे। मैंने निश्चित रूप से पार्टी ज्वाइन की, अपने लोगों को संदेश दिया, लोगों से आग्रह किया कि अगर यह नहीं जीता तो मेरा गर्दन काट दिया जाएगा, राजनीति में गला काट दिया जाएगा। मात्र 32,000 वोट से वह व्यक्ति चुनाव जीता, जबकि अगल बगल लोग लाखों वोट से जीते थे। बड़ा मार्जिनल वोट था, चूँकि कम समय में जो ट्रांसफ़र हो सका हमने ट्रांसफ़र किया और वह आदमी जो है जीता। चुनाव आया विधानसभा का और मैं कहीं कोई आवेदन नहीं दिया था, चूँकि मैं विधानसभा लड़ना नहीं चाहता था। लोकसभा के समय मुझे मंगल जी ने पूछा कि महाराजगंज विधानसभा आप लड़ेंगे तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि पार्टी से पूछा गया है। मैंने मना कर दिया कि नहीं लड़ूंगा, जहाँ देवरंजन जी लड़े मैंने मना कर दिया। जनरल चुनाव जब आया तो ऊपर से आदेश आया कि नहीं, आपको किसी न किसी विधानसभा को लड़ना है। एक बार जब छपरा उपचुनाव हुआ था तो मनसा बनी कि वहाँ लड़ा जाए, लेकिन देखे कि सिग्रीवाल जी और रूढ़ी जी पब्लिक में तो कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं कि हम दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर के विरोधी हैं, अंतर विरोध है। लेकिन मेरे इशू पर दोनों एक हो गए और उन्होंने सिग्रीवाल को अधिकृत कर दिया और वहाँ कन्हैया जी को टिकट दिया गया। वहाँ अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, गुप्ता जी, CN गुप्ता जी, और कन्हैया जी चुनाव हार गए। अब वो चूँकि बड़ी लंबी बात है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि बेचारे कुछ लोगों को रुपया से मतलब था, कुछ लोगों को पैसा से मतलब था, उस सीट के जीतने से मतलब नहीं था। कुछ लोगों ने रुपया पैसा लेकर के और उस सीट को ट्रांसफ़र कर दिया, बेच दिया। उसके बाद अब जनरल चुनाव आया 2015 का। पार्टी ने मुझे पूछा कि आप छपरा लड़ेंगे। मुझसे नागेंद्र जी जो संगठन मंत्री हैं बिहार के, बड़े सुलझे व्यक्ति हैं और बड़ा सम्मान है उनका, उन्होंने मुझसे पूछा कि छपरा आप चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर लड़ना ही है तो उमाशंकर बाबू का जो 2 ब्लॉक था, दरौंदा और महाराजगंज, अब 2 विधानसभा उसमें हो गया है, दरौंदा अलग और महाराजगंज अलग। एक में भगवानपुर जुटा है, एक में सिसवन जुटा है, दरौंदा होम ब्लॉक है। अब अगर आपका आदेश है, ऊपर का आदेश है कि नहीं आपको कि कोई ना कोई विधानसभा लड़ना है, तो दरौंदा ही लड़ेंगे, क्योंकि दरौंदा के लोगों का दबाव है। लड़ा। जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनके साथ हमें लगा कि गाड़ियों पर भी घूमने वाला लोग नहीं था कि एक बयान आ गया मोहन भागवत जी का बिहार के चुनाव के समय ही 4-5 रोज पहले आरक्षण पर, और महंगाई अपने चरम सीमा पर थी। दाल लगभग 160 रुपये किलो था। गाँव में इसका जम करके विपक्ष ने प्रचार किया और आरक्षण समाप्त कर देगी बीजेपी, यह प्रचार हुआ। इसका डिवीज़न हुआ। नीतीश कुमार ने अपने मैनेजमेंट को ठीक रखा कि निचले स्तर पर जो भरमाया उन्होंने टोला सेवक को, आंगनबाड़ी की जो सदस्य थी उसको, पंचायत स्तर पर जो बहाली उन्होंने की थी, उन लोगों को कहीं ना कहीं रिझा करके और उनके माध्यम से जो उन्होंने काम किया उसमें सफलता मिली। बीजेपी के लोग स्टेट में बैठ करके कैबिनेट बना रहे थे, ज़मीन स्तर पर उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। ज़मीन जो केवल बैठ करके मुगालते में कैबिनेट बना रहे थे, प्लानिंग नहीं कर सके। और उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ का जो मैसेज गया, जहाँ अति पिछड़ा का प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ दलित नेता का प्रोग्राम होना चाहिए, वहाँ अपर कमेटी के नेता को भेज दिया गया। जहाँ अपर कमेटी के नेता को भेजना चाहिए वहाँ दलित और दूसरे को भेज दिया गया। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फेल किया और बिहार में हमें लगता है कि बीजेपी
लॉस में चली गई। केवल हम ही नहीं, इस ज़िले में मात्र एक सीट सिवान जीत पाए आप। वो अभी आप देखे होंगे कि अवध बिहारी चौधरी जी जो राजद के मंत्री रहे थे और कहीं न कहीं ज़िला में एक भाग का उनका अपना कहीं न कहीं वर्चस्व है उस कौम और उस बिरादरी पर। उन्होंने 28-29 हज़ार वोट ले लिया। अगर वह वोट जुड़ जाता जेडीयू के साथ तो रिजल्ट इसका भी उलट होता और ज़िला नील हो जाता। अब चूँकि अब चुनाव आया है, बीता हुआ चुनाव बीत गया, उपचुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, कविता जी सांसद हुई और फिर उपचुनाव हुआ। अजय जी उम्मीदवार हो गए। लोगों के मनों में लगा कि इसको घेर करके परिवार में रखना चाहते हैं। उनका कुछ बयान लोगों को और उनके खिलाफ कर दिया कि उनको लगता था कि मैं किसी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाता हूँ, वोटर अपने आप वोट दे देते हैं। उसमें लोगों को अहंकार दिखाई पड़ा। लोगों को कहीं ना कहीं उनके व्यवहार से काफ़ी पीड़ा हुई और अजय हराओ अभियान में कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जीता, न कोई गांव देखा था, न किसी से पहचान थी, न किसी के यहाँ उसका आना जाना था। वह 2-4 संबंध हो सकते हैं उसके गांव में और चूँकि बीजेपी का ही कैडर था इस ज़िले में, तो लोगों को लगा कि उसको हराना है तो इसी में से चुन करके, और कहीं ना कहीं जो 54,000 वोट जितेंद्र स्वामी को मिला था उसी में से 49,000 वोट लोगों ने उसको दे दिया। अब जनरल चुनाव आया है, मुझे दरौंदा लड़ना चाहिए। दरौंदा सीट मेरा अपना है, क्योंकि पार्टी ने लड़ाया था मुझे। जब पार्लियामेंट का फिर चुनाव हुआ और मुझे पार्लियामेंट का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, मैं पार्लियामेंट मांगने भी नहीं गया, तो फिर जब विधान ही सभा लड़ना है तो सबसे पहले मेरा दावेदारी बनता है कि मुझे दरौंदा लड़ना चाहिए और पार्टी को लड़ाना चाहिए। बीजेपी खेमे से एक बात आ रही है निकल के कि जो आप ही के पार्टी के व्यास सिंह जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी में बहुत सक्रिय रहे हैं और ज़िला में उनकी अपनी एक पहचान भी है और अभी विधायक हैं। तो मंगल पांडे आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या यहाँ के जो भी रिपोर्ट करने वाले नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें दरौंदा सीट बीजेपी लड़ेगी और बीजेपी से व्यास सिंह ही कैंडिडेट होंगे। दरौंदा सीट को कहीं ना कहीं मैनेज किया जाएगा, जहाँ जदयू के लिए रघुनाथपुर सीट देने की बात चल रही है, ऐसा वहाँ के आस लगे। वहाँ पे नेता भी लोग चुनावी दौरा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जीसू सिंह हो गए या राकेश पटेल जो जिला अध्यक्ष युवा का, वो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जदयू के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सर ऐसे में क्या देखा जाए कि बीजेपी अगर चुनाव वहाँ से लड़ती है जदयू के कंप्रोमाइज सीट से, तो उसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? देखिए ना, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। व्यास के जीवन पर भी मैं आक्षेप नहीं करूँगा। आक्षेप करूँगा तो उनका चिथड़ा उड़ जाएगा। पिछली बात करूँगा तो घृणा हो जाएगी लोगों में। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने मदद किया, चूँकि वहाँ जेडीयू को हराना था, व्यास को नहीं जिताना था, जेडीयू को हराना था, उसके प्रतीक में उनको लोगों ने वोट दिया। आज वह स्थिति नहीं है। आप गाँव में घूमेंगे, देहात में जाएंगे तो लोग फिर उस बात को भूल करके और नए सिरे से सोच रहे हैं कि नए तरीके से क्या होना चाहिए। मैंने आपको यह कहा कि अभी तक कोऑर्डिनेशन की बैठक नहीं हुई है। अभी तक बीजेपी और जेडीयू या लोजपा के साथ कहीं बैठक नहीं हुई है। मात्र जो एमएलसी का नॉमिनेशन था उसके लिए बैठक हुई और अभी गवर्नर नॉमिनेशन एमएलसी का है, उसके लिए बैठक हुई थी, जिसके लिए कैबिनेट ने नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। लेकिन वो अभी तक तय नहीं हो सकता है, होगा या नहीं होगा इसके संबंध में नहीं पता है। सीटों पर करीब करीब एक तरह से डिस्कशन था कि इतना सीट पर बीजेपी लड़ेगी और इतना सीट पर जेडीयू लड़ेगा और इसमें से वह लोजपा को देगी या किसको देगी और जेडीयू किसको देगी, इसका अपना अपना वे में है। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का भी बयान आया कि गठबंधन के साथ रहेंगे।
और गठबंधन रहेगा। नीतीश और जेपी नड्डा जी का भी बयान आ गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। दरौंदा सीट अगर बीजेपी को जाता है तो चूंकि बीजेपी का क्लेम है 54,000 वोट सेकेंड ऑप्शंस में ले आए थे और दूसरा चुनाव हुआ तो उसमें 23,000 वोट आया जेडीयू को। तो जो जनरल चुनाव लड़े थे, पार्टी तो चुनाव लड़ी नहीं थी, बीजेपी तो चुनाव वहाँ लड़ी नहीं थी। अगर कोई निर्दल चुनाव लड़ा तो वह पार्टी का उम्मीदवार तो नहीं था। और जब यही करना था तो मैं तो फ्रेंडशिप मैच की बात कर रहा था। तो फ्रेंडशिप मैच पर मैंने यह कहा था कि फ्रेंडशिप मैच में मेरे उम्मीदवार लड़ेंगे, अगर चुनाव किसी वजह से असफल हो गए तो जनरल चुनाव में टिकट नहीं मांगेंगे, हम आजीवन पार्टी की सेवा करेंगे। तो मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की कि पार्टी दूसरे को उम्मीदवार बना देगी। और जिला में कोई ऐसा व्यक्ति कौन है, जिला का अध्यक्ष टिकट बांटता है? जिसका अपना टिकट कट जाता है वो दूसरे को टिकट देता है? बोलिए, बयान देने से क्या हो जाता है? बयान से टिकट मिलता है। मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मंगल पांडे जी कह सकते हैं कि फलाने जगह फलाने लड़ेंगे, तो एक बात हुआ, चूँकि जिला के प्रभारी हैं, इस जिला के लाल हैं, इस जिला में उनका घर है। लेकिन यहाँ का दूसरा कोई पदाधिकारी जिसका अपना ठर ठिकाना जो है दूसरे वे में है, वह कैसे कह सकता है कि फलाने जगह फलाने लड़ेंगे? वह तय करने वाला कौन होता है? उसके लिए टिकट कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह तय करती है। और भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे व्यक्ति का नहीं था कि वो कहाँ से लड़ेंगे, मुरली मनोहर जोशी को नहीं था कि कहाँ से लड़ेंगे। पार्टी में कौन कहाँ से लड़ेगा उसको नहीं पता कि कौन कहाँ से लड़ेगा। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी यह पता नहीं था कि कौन कहाँ से लड़ेगा। पार्टी का अपना एक ठोस निर्णय होता है। और आप भरोसा रखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हमारे हैं या प्रदेश स्तर पर जो हमारे शुभेच्छु हैं, जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, वे निश्चित रूप से चिंता कर रहे हैं, चिंता करेंगे कि जितेंद्र स्वामी के छोटे भाई रोहित कुमार अनुराग जी कहाँ से लड़ेंगे। ऐसे आप देख ही रहे हैं कि दरौंदा, महाराजगंज, एकमा, रघुनाथपुर, छपरा, कई क्षेत्रों का दौरा मैं कर चुका हूँ, जहाँ भाई को, जिसको मैं उम्मीदवार बनाया हूँ, अगर उसको आवाम ने मौका दिया तो एक बड़ा परिवर्तन होगा और फिर उमाशंकर बाबू का दिन लौटेगा और जो काम उनका अधूरा रह गया है, रोहित और कुमार अनुराग उसको पूरा करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल को भी हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।